नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। आज पहली गालिबन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जो आज अलल सुबह 10:30-11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में 10 वज़रा को परफॉर्मेंस के ऊपर सर्टिफिकेट दिए गए। आपसे चंद माह पहले शहजाद अरबाब साहब ने ये डिपार्टमेंट कायम किया था जिसमें फ़ैसला हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर का जो टीम है और जो शहजाद अरबाब साहब की लीडरशिप में जो डिपार्टमेंट है वो वज़रा की और मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को असेस करेगा कि उन्होंने किस तरह से काम किया। तो तमाम मिनिस्ट्रीज़ ने अपनी परफॉर्मेंस सबमिट की जिसके नतीजे में पहली 10 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनको सर्टिफिकेट दिया गया। उनकी पिक्चर्स उनका जो मैं जिक्र है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में मुराद सईद साहब को नंबर 1 समझा गया। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव्स में असद उमर साहब को सेकंड सर्टिफिकेट मिला। तीसरे नंबर पे पोजीशन रही डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की, सोशल सेफ्टी जो डिवीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग में शौकत महमूद साहब जो हैं उनको चौथे नंबर पे रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में डॉक्टर शीरीन मज़ारी 5वें नंबर पे। खुशरू बख्तियार साहब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन में 6ठे नंबर पे। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन जिसे डॉक्टर मोईद यूसुफ हेड करते हैं उसे 7वें नंबर पे देखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो कि एडवाइज़र हैं लेकिन डिफेक्टो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो 8वें नंबर पे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में शेख रशीद अहमद साहब को 9वें नंबर पे देखा गया और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च में सैयद फ़खर इमाम को 10वें नंबर पे देखा गया। मिनिस्टर फाइनेंस इस लिस्ट में शामिल नहीं थे। बहुत से लोग तवक्को करते थे कि इसमें मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी होंगे बिकॉज नैरेटिव शेपिंग में तो उनका बड़ा रोल है और उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया है कि चूँकि ये परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट सबमिशन करने पे थी, हमने कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लिए हैं, अगली दफ़ा मौका मिलेगा, तो ये एक नोटेबल एक्सेप्शन थी इस हवाले से। ये तो एक डेवलपमेंट है। पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन की जमातों का जो इत्तेहाद है उसमें मज़ीद चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और अपोजिशन की जमातें खास करके PMLN ज़द है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने का वक्त आ गया और बहुत जल्दी तमाम कानूनी, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल, तमाम सियासी तरीके और हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बहुत जल्दी एक नो कॉन्फिडेंस मूव या मोशन जो है वो लाई जा सकती है। इस हवाले से बहुत सी डिस्कशन है लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जब एक दिन पहले पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को एक ख़त लिखा जो ख़त इस वक्त व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने सादिक संजरानी साहब को आगाह किया कि मैं अब सेनेट में अपनी सीट जो मार्च 2018 में उन्होंने जीती थी लेकिन वो उससे हल्फ नहीं उठा सके थे, उस पर ऑब्जेक्शंस थे लीगल, मैं अब अपनी सीट का हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। उनका ये कहना है कि मेरे ख़िलाफ़ जो सिविल पिटीशन के केस था उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 में उस अपील को ख़त्म कर दिया। उस अपील के ख़त्म होने के बाद 10 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डार साहब की सीट को सस्पेंड करने का जो नोटिफिकेशन किया था वो नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो गया और उसके बाद कोई कानूनी ऑब्जेक्शन नहीं रही है। मैं अपना हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ, ताहम मैं पाकिस्तान आ नहीं सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो मैं वर्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये हल्फ उठा सकता हूँ। उन्होंने उसमें सेक्शन 255 भी कोट किया है। मैं याद है कि इसहाक डार साहब अक्टूबर 2017 में पाकिस्तान से चले गए थे। वो पहले सेंट्रल एशिया चले गए, सेंट्रल एशिया से वो सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब से फिर वो बरतानिया चले गए। उसके बाद एक केस में कम अज़ कम अदालत ने उन्हें मफरूर और एब्सकॉन्डर भी करार दे दिया। तो खासी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगर वाकई इसहाक डार साहब हल्फ उठा लेते हैं या उनको उठाने दिया जाता है या वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव होगी। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। सेनेटर तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम मोईद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आप सर किसी स्टेज पे वकील भी रहे इसहाक डार साहब के इस केस में? नहीं जी, मैंने उनके ये केस नहीं किया, लेकिन वैसे मैं क्योंकि पार्टी के और पार्टी रहनुमाओं के लीगल मैटर्स भी देखता रहता हूँ तो मैं उस हवाले से कुछ नज़र से गुजरा हुआ है ये केस। अच्छा, अब ये अगर ऐसा हो जाता है कि इसहाक डार साहब हलफ उठा लेते हैं सेनेट का जैसा कि उन्होंने इस्तदा की सादिक संजरानी साहब से, तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। अभी तक मीडिया और लोग जो हैं वो इतनी बड़ी सियासी तब्दीली के लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं है और इसहाक डार साहब के खिलाफ तो एक केस भी है जिसमें गालिबन उन्हें एब्सकॉन्डर करार दिया गया, लेकिन वो उसका जिक्र नहीं उन्होंने किया। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ, मैं इसलिए नहीं आ सकता। मोईद साहब देखिए, 2-3 सिचुएशन है ना। सिचुएशन नंबर 1 ये है कि हमारे मुल्क का कानून पेंडिंग केस में किसी शख्स को नहीं रोकता कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले और पेंडिंग केस में नहीं रोकता कि उसको डी-सीट कर दिया जाए, इवन अगर वो प्रोक्लेम्ड डिफेंडर भी होता है। मैं माजरत से बात करूंगा, इमरान खान साहब धरनों के दिनों में जो PTV हमला केस में मफरूर थे, उन्होंने प्रोक्लेम्ड डिफेंडर होने के बावजूद
पार्टी को लीड भी किया, इलेक्शन कैंपेन भी चलाई, पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे, और वजीर आजम मुंतखब होने के बाद वो केसेस खत्म हुए हैं उन पे, ठीक। और वो उसी शहर में मफरूर थे। मैं फौजदारी वकील हूँ, एक बात वाजे कर दूं कि जो मफरूरी है वो सेल्फ सेम केस, उस केस में आपका राइट ऑफ ऑडियंस और आपके राइट्स देती है कि यानी कि उस केस में तब तक पेशरफ्त नहीं होगी जब तक कि आप अदालत के सामने हाजिर नहीं हो जाते। ठीक है। बाकी आपकी जिंदगी पे पाबंदियां नहीं लग सकती कि आपको ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। मफरूरी उस केस में आपके राइट्स खत्म करती है, और इसमें हमारे अपने आला अदालतों के 1985 सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर बेंच का जिसने क्रैश किया इस सारे को और लॉ सेटल कर दिया इसमें, तो वो आड़े नहीं आएगी कि जो अगर किसी में इन्होंने प्रोक्लेम डिफेंडर रखा भी हुआ है तो वो कौन सा केस है जिसमें डार साहब प्रोक्लेम ऑफेंडर है? ये इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी में एक केस है। अच्छा, उसमें है। लेकिन डार साहब फिर यहां से चले क्यों गए अक्टूबर 2017 में? अगर कोई खौफ नहीं था, खतरा नहीं था, फिर वो चले गए, और अब तो उस बात को 3 बरस से ज्यादा हो गए। देखिए, डार साहब जब गए हैं आपके सामने, मैं अब बात मोहित साहब फिर दोबारा एक परसेप्शन की करूंगा। जहां पे आपको नजर आ रहा हो कि परसेप्शन हो रही हैं, जहां पे आपको नजर आ रहा हो कि चीजें ट्विस्ट किस तरह से होती हैं और तारें कहां से हिलती हैं, और सरकारी अदारे जो हैं किस तरह मुतहर्रिक हैं एक जमात और उसके रहनुमाओं को दीवार हाथ लगाने के लिए, तो ये पहली दफा तो नहीं हो रहा कि लोग जलावतन है, ये पहली दफा नहीं हो रहा कि सिस्टम में इसलिए नहीं आना चाहते कि उन्हें एक परसेप्शन ये है, और वो परसेप्शन साबित शुदा है कि सिर्फ एक जमात के या 2 जमात के लोगों को टारगेट किया गया और उसके अलावा किसी को नहीं छेड़ा गया। तो ये एक लंबी सियासी बहस है। बार कैफ इस मामले से उनका वो जो जीती हुई सेनेट की सीट है और जो कि उनका आईनी हक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फलां फलां सूबों में आप सीट खो देंगे, फलां फलां सूबों में आपकी सीट टैक्ट रहेगी, और किसी केस में मतलूब होना या स्टैंडर्ड होना 63 में हिट नहीं होता। ठीक है। हाजिर होकर ओथ ना लेना 63 में हिट नहीं होता। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए उसे चेंज किया गया। आइन में कहीं कदगन नहीं है कि अगर आप 60 दिन में ओथ नहीं लेंगे तो आप फारिग हो जाएंगे। ये दोनों आइनी इदारे हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी और कौमी असेंबली भी। ये एक पिटीशन भी पेंडिंग है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट के जो अरकान है उन्होंने लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री लीडर के जरिए, मैं दरखास्त गुजारू वकील नहीं हूँ उसके, सही है। हमारी एक पिटीशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में, जिसमें कि उन्होंने कमेंट्स मंगवा रखे हैं इलेक्शन कमीशन से और सेनेट सेक्रेटेरिएट से कि डार साहब को इस तरह से डीसीट नहीं किया जा सकता। सेनेटर ताड़र साहब, आप तो इस मुल्क के मुमताज कानूनदान हैं, मैं तो इतना वाकिफ नहीं कानून से। मेरे जहन में सिर्फ एक कॉमन सेंस सवाल ये पैदा होता है कि जो सेनेट का इलेक्शन था मार्च 2018 का, उसको अब तकरीबन 4था साल कंप्लीट हो जाएगा, और जो जब से इसहाक डार साहब यहाँ से गए हैं अक्टूबर 2017 से, उसे 4 साल और 4 माह तकरीबन गुजर गए। तो इतना मुद्दत में इसहाक डार साहब ने ये इशू नहीं उठाया, इसको परस्यू नहीं किया, अभी सडनली वो इसको क्यों परस्यू कर रहे हैं? मोहित साहब, बड़ी सीधी सी बात है ना कि जब आप सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के जरिए किसी शख्स को महरूम करना चाहेंगे उसके आईनी ओहदे से, जो कि कानून और आइन के ताबे उसने वोट के जरिए हासिल किया, और ये उसका फंडामेंटल राइट है टू रिटेन दिस, ही इज हिट बाय डिस्क्वालिफिकेशंस जो आइन के आर्टिकल 63 में दी गई हैं, जिनसे वो हिट नहीं हो रहा है इस वक्त, तो क्यों ना वो ये ऑफर करें कि सारा एक 10% स्पेसिफिक अमेंडमेंट की गई। लेकिन अमेंडमेंट करने वाले ये भूल गए कि वर्चुअल भी हो रहा है आजकल, सारी दुनिया में पार्लियामेंट चल रही है। मेरी अपनी सेनेट की 2 कमेटीज हैं, एक जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी है, दूसरी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की अपॉइंटमेंट की पार्लिमानी कमेटी है। दोनों में हम वर्चुअली लोगों को शामिल कर रहे हैं, कराची से, क्वेटा से, डेरा बूटी से, कहीं से उनको वोट भी देते हैं हम वोट। पीछे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की कंफर्मेशन के केस में हमारे ब्रदर सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब ने डेरा बुख्ती से ज्वाइन किया और उन्होंने वोट भी किया। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं बाकी चीजों की तरफ चलता हूं। आपने कुछ लम्हे पहले ये भी कहा कि सिस्टम में उनके खिलाफ एक बायस था, सिस्टम उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, हुकूमत कर रही थी। तो अब क्या वो समझते हैं या आप समझते हैं कि वो जो ताकतें उनके खिलाफ सफारा थी वो अब नहीं रही, अब हालात में तब्दीली आ गई? मेरा नहीं ख्याल, मैं तो अभी कानूनी बातें करूंगा, सियासत अभी मैंने बहुत डीप डाउन नहीं सीखी। जब वो आ जाएगी मोहित साहब ये बयान भी दूंगा। मेरा तो बतौर वकील ये परसेप्शन है, ठीक है, कि जो रियासती मशीनरी है वो इस्तेमाल हुई है इस जाली अकाउंटेबिलिटी के नारे के पीछे, और कंकॉक्टेड केसेस में लोगों को जेलों में डाला गया है, गलत केस बनाए गए हैं,
उनकी जायदादों की नीलामियों के नोटिस लगे हैं और पब्लिक परसेप्शन भी ये है कि ये सारा कुछ कहीं से चाबी कहीं से इसकी चाबी चल रही थी। सर साहब बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बेसिक पॉलिटिकल डिबेट पे आता हूं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहसिन बेग साहब, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मुझे राजा आमिर अब्बास साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मुमताज कॉलर में सुतज़कार भी मेरे साथ हैं, एक वीडियो लिंक के जरिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब चूंकि कानूनी माहिर है, आपने सारा सुना जो मुअज़्ज़ज़ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो एक्सप्लेन किया। आपको क्या समझ आती है, क्या हालात में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आ गई है कि 4 बरस के बाद अब अचानक इसहाक डार साहब समझते हैं कि मैं आ सकूंगा, हलफ उठा सकूंगा, वो समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज आ गई? देखिए डॉक्टर साहब, एक ज़हन में रखिए कि तारड़ साहब ने कहा कि जनाब उनको प्रेशराइज किया जा रहा था। ये बात क्लियर है कि उस वक्त जब वो इस मुल्क से बैरून मुल्क गए थे लंदन, तो उस वक्त हुकूमत नून लीग की ही थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का वो जहाज इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क इस मुल्क से फरार हो गए, जबकि अदालतों को वो मतलूब थे। तो ये तो उनका कॉन्डक्ट था। और जो क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं उसमें जो किसी भी मुल्जिम है उसके कॉन्डक्ट को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है। अब अगर इसहाक डार साहब इस मुल्क से अपनी हुकूमत में वजीर आजम का जहाज इस्तेमाल, वो कह रहे हैं कि एक केस का दूसरे केस पे एप्लीकेशन नहीं होती। तारड़ साहब का कहना था कि एक केस का असर दूसरे केस पे नहीं पड़ता और उनकी सेनेट की सीट का कोई ताल्लुक नहीं है अगर वो भगोड़े हैं भी किसी जगह से। देखिए, इसका असर इस अंदाज में पड़ता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए, आर्टिकल 62-63 के हालिया एक कल परसों जजमेंट आई है और जजमेंट में ये है कि अगर उनको कहा जाए कि जनाब आपने जो हल्फ दिया था और आप इस मुल्क के आइन का हल्फ उठाते हैं और इस मुल्क के आइन के तहत ही इस मुल्क की अदालतें हैं और इस मुल्क की अदालतें अगर आपको मफरूज करार दे रही हैं, इस मुल्क की अदालतें अगर इंटरपोल को लिख रही हैं और इस मुल्क के कानून की पासदारी आप नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली ये भी उस आइन की खिलाफ वर्जी है जो कि हर शख्स को कहता है कि वो कानून के मतहत होगा, स्टेट को मानने का और आइन को मानने का पाबंद होगा। तो ऐसी सिचुएशन में नॉट अ वेरी सिंपल केस कि एक केस में आप भगोड़े हो गए और आपको ये लाइसेंस दे दिया गया है कि जी आप आके सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है उसमें बैठ जाएं और एलिगेशंस आप पे करप्शन के हों। नंबर 2, ज़हन में ये रखिए कि ये जो बात कर रहे हैं कि वर्चुअल हम ओथ लेंगे, देखिए ओथ के लिए या कुछ चीजें जो हमारे कानून शहादत की होती हैं उसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस मस्ट होती है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वर्चुअल ओथ आप लेंगे। मैं कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर रहा था, मर्डर का केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वीडियो लिंक के जरिए इसकी शहादत नहीं दे सकते जब तक कि मुल्जिम के सामने ये गवाह खुद पेश नहीं होगा। तो बहुत सी सिचुएशंस हैं, तारड़ साहब क्रिमिनल के लॉयर हैं, अच्छा। तो वो हाजिर है, उनको या खुद पेश असलतन होना जरूरी है। तो ये मेरे ख्याल में तो जो चेयरमैन साहब हैं इसको डिनाई करेंगे। तो फिर ये 2 महीने से पहले का ये ऑर्डर था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक सस्पेंशन को विड्रॉ किया, 2 महीने भी उन्होंने आने की बात नहीं की। और बात यह है कि सेनेट का पर्पस क्या है? सेनेट का पर्पस है कि चारों सूबों को बराबर का आपने एक शेयर दिया, वो बराबर का शेयर आपको ओथ लेने के लिए नहीं दिया, वो बराबर का शेयर आपको कि आपने आके इस मैं जरा इसका पॉलिटिकल डायमेंशन भी ले लूं, मैं इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन भी ले लूं। राज साहब मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ हैं पूरे प्रोग्राम में। मैं जरा इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन भी ले लूं। जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, कोई ऐसी सियासी तब्दीली आ रही है कि इसहाक डार साहब इतने कॉन्फिडेंट है 4 साल कई महीनों के बाद कि मैं इस तरह से वापस आ जाऊंगा, इस सेनेट का मेंबर बन जाऊंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अभी तब्दीली का फैसला नहीं हुआ, हर एक की अपनी राय है, कोशिश की जा रही है। शहबाज साहब की मुलाकात हुई है, जिनसे ये तरले मिन्नत कर रहे हैं, उन्होंने कहा अपना वजन तो उठाओ, इस काबिल तो हो जाओ, कुछ खुद तो करो, सारा कुछ हमें ही कहते हो कि लेके दो। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मेरी वो खबर है, हो सकता है गलत साबित हो। अभी आदम नज़ीर तारड़ साहब से नहायत काबिल एहतराम आइन की बार बार जिक्र कर रहे थे। एक भगोड़ा मुल्क से भाग जाता है, उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बार बार बुलाती है, तो ये आइन नहीं तोड़ना? ये आइन का एहतराम कि मुझे सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत नैब हजारों दफा बुलाए और मैं कहूं जाओ मैं नहीं आता। 4 साल से अपनी हुकूमत में भागा वो शख्स, अपनी हुकूमत में
ये तो नून लीग पे पीटीआई पे इल्जाम लगा रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही। माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है इनका वकालत में, बहुत बड़ा नाम है। ओ भाई वो भगोड़ा भाग गया। मैं आपको आम आदमी मोटरसाइकिल का लाइसेंस ना भरे तो गिरफ्तार करने पुलिस आ जाती है। किसी इश्तिहारी को पनाह देना 216 का पर्चा हो जाता है, 6 दिन उसकी जमानत नहीं होती। लेकिन खैर वो उनकी अपनी मर्जी। देखिए अपोजिशन मुतरक जरूर हुई है, इसमें दो राय कोई नहीं। शहबाज साहब की मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुलाकात भी हुई है, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इस हफ्ते फिर दोबारा नवाज इमरान साहब एक और मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की 2 शर्तें थी, मेरा केस खत्म किया जाए मरियम का, उस पर उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया। अब देखे अचानक आसफ अली जरदारी साहब बीमार हो गए हैं। अगर मान लिया कि 5 MNA इनके पास है, वजीर गालमन आज इनके किसी लीडर ने दिया, 22 शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, तो 22-27 लोग हो गए। सुबह अदम एतमाद लाए और हुकूमत घर भेज दें, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। दूसरी डॉक्टर साहब मुझे ये बताए, आज मरियम कहती है कि नहीं अदारे न्यूट्रल हो गया, हमारे साथ हो गया। अब ये इनको हमायत कर दे तो अदारे न्यूट्रल। अच्छा, इनको बड़ा मुफस्सल आपने बड़ा मुफस्सल कमेंट कर दिया, आपने स्टेज सेट कर दिया मेरे साथ। हाँ, स्टेज आपने सेट कर दिया एक वाइडर डिस्कशन के लिए। मेरे साथ रहिए। मौसम बेग साहब मेरे साथ स्टूडियो में। क्या इसे कहते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने कोई मुलाकात की, लेकिन वो इसी पे फिर उनका सारा है कि कहीं से कोई इशारा आ जाए, मेरे यही समझ आ रही है जो भट्टी साहब कह रहे हैं। भट्टी साहब के पास नॉलेज होगा, मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अपोजिशन ने जो भी प्लान इनिशिएटिव लिया है, मेरे ख्याल में कल इनकी मीटिंग है, उसमें ये फाइनल कर लेंगे कि किस की मीटिंग है? पीडीएम की मीटिंग है, उसमें इनकी मेन डिस्कशन है। उसमें पीएमएलएन होगी, उसमें पीपीपी होगी, उसके अंदर एएनपी होगी, सारे लोग हैं उसके अंदर। पीडीएम में एएनपी और पीपल्स पार्टी वापस आ गए उस फोल्ड में, अब मौजूद होंगे जी, होंगे तो कल होंगे उसका। पहले तो नहीं आ रहे थे ना मीटिंग, मेरे ख्याल में उनको इससे पहले जो मीटिंग्स हुई हैं पीडीएम के फोल्ड में नहीं हुई जी। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अलग से 2 लोग बाहर निकले थे इससे, पीडीएम से 2 पार्टीज, पीपल्स पार्टी और एएनपी। तो मेरे ख्याल में वो कल शामिल होंगे, उन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, तो उसमें डिस्कशन यही है कि आपने अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस में जाना है तो पहले किस जगह हो, पंजाब में हो या कौमी असम्बली में हो या सेनेट में हो। 3 जगह है ना, या पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो, या नेशनल असम्बली के स्पीकर के खिलाफ हो, या वजीर आजम के खिलाफ। नहीं, सेनेट के खिलाफ भी हो सकता है चेयरमैन। अच्छा, ये कल यही कहा था पीपल्स ने हमें एक प्रोग्राम में, पीएमएलएन ने कहा था कि 3 जगह हैं। चले, लेकिन वो पीएमएलएन नहीं जी, ये तो पीडीएम का फैसला होगा, उसमें बाकी जमातों की राय। 4 जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन मेन जगह तो कौमी असम्बली है और वो भी पीएम के खिलाफ। स्पीकर को भी हटाना मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है। तो जहां तक इशारों की बात है, पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जो इशारों पे नहीं चलती जी? सारे ही चलते हैं। कहीं से इशारा आ रहा है। खान साहब भी इशारों पे ही 4 साल गुजार दिए, वरना इनमें तो सलाहियत नहीं है कि ये कंट्रोल कर सके। तो आने वाले दिन जो है बड़े इंटरेस्टिंग है। तो सब कहते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया में, हम हर हफ्ते सुनते हैं आने वाले दिन, आने वाले 15 दिन, दिसंबर। ये देखिए, आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक अदम एहतमाद की तहरीक आ जाएगी इस हफ्ते में? बिल्कुल आएगी। इस हफ्ते नहीं आएगी तो अगले हफ्ते आ जाएगी, मतलब मंडे ऑनवर्ड्स आ जाएगी। देखिए, कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं जो रियासत के लिए ज़रूरी हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मुलाकातें, कुछ दौरे होने बाकी हैं, वो हो जाएंगे 20 तारीख तक। नहीं, अब तो वो तो रशिया जा रहा है ना 23-24 को पुतिन से मिलने के लिए, उसके बाद आएगी फिर अदम तहरीक। हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है उससे पहले आ जाए। आर्मी चीफ भी अमेरिका जा रहे हैं, उनकी वापसी तक भी कुछ चीज़ें रुकेंगी। मुल्की हालात बड़े। आर्मी चीफ कब जा रहे हैं अमेरिका? जा तो रहे हैं, लेकिन कब जा रहे हैं मुझे डेट नहीं पता, लेकिन तैयारी पूरी है। अच्छा, आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं। आपका ख्याल है कोई ग्रेट गेम हो रही है यहाँ पे? ऑफ कोर्स, अब रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मुल्क, और इसमें बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। आपने बहुत तरीके से, और जिस स्टेज पे खान साहब मुल्क को लेके आ गए हैं, इसमें कोई भी गलती जो है वो। चीन का एक इंतहाई सक्सेसफुल दौरा हुआ, उसका एक 33 पॉइंट का जॉइंट स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों के दरमियान। ये सब कुछ देखिए, जितने भी हुक्मरान मैंने 32 साल में देखे हैं, सारे दौरे बड़े सक्सेसफुल और कामयाब होते हैं। कौन से कामयाबी का परवाना ये लेके आ गए? 33 पॉइंट्स हैं। देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो कंट्री टू कंट्री है। इमरान खान स्पेसिफिक, चाइना वाज वेरी एंग्री। आप देखें, जिसको आज इन्होंने नंबर 1 का सर्टिफिकेट दिया है, क्या नाम है उसको? दिया है ना कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर को। नाम क्या है उसका? उसका नाम मुराद सईद। उसको चाइना ने वीजा नहीं दिया, क्योंकि उसने मुल्तान सक्खरवे मोटरवे पे
वो मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि चाइना ने फ्रॉड किया, तो उस पर चाइनीज ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट हमारी है, हमने अपने साथ फ्रॉड करना था, आपसे तो एक पैसा नहीं लिया। ठीक, तो आप समझते हैं कि जॉइंट तो जिसको आपने आज अवार्ड दिया उसको चाइना ने इस डेलीगेशन के साथ वीजा नहीं दिया। ठीक, सो ब्रेक में लूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, यानी मोहसिन बेग साहब ये समझते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। यहाँ अदम एतमाद की तहरीक आई अगले हफ्ते के शुरू में, प्राइम मिनिस्टर का रूस जाना, आर्मी चीफ का अमेरिका जाना, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। इस पर बात करते हैं मजीद ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूँ, फिर उसके बाद आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ। मोहसिन बेग साहब जो हैं वो महसूस करते हैं, उनको लगता है डॉट कनेक्टिंग करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर का मॉस्को जाना, आर्मी चीफ का वाशिंगटन जाना और अपोजिशन का प्लान करना कि हम अदम एहतमाद की तहरीक लाएंगे, सब चीज़ें जुड़ी जाएँ तो कुछ ना कुछ होने वाला है और ये अदम एहतमाद की तहरीक अगले हफ्ते आ सकती है, हुकूमत का बिस्तर गोल हो सकता है। मुझे लग नहीं रहा वैसे कि आबो हवा में कोई ऐसी बड़ी इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है। आपको क्या महसूस होता है? देखिए, मोहसिन बेग साहब ने एक जो बात की ना कि पाकिस्तान इस वक्त खत्ते का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तो 100% एग्री किया जाता है, लेकिन उस चैप्टर के साथ इन्होंने जिन चीजों को जोड़ दिया, जिस अंदाज में फजलुर रहमान की पीडीएम को जोड़ दिया या बिलावल भुट्टो को जोड़ दिया या मरियम सफदर साहिबा को जोड़ दिया, ये टोटली एक ऐसी बात है कि जो एक जिसको आप कॉमेडी कह सकते हैं। कि ज़हन में एक चीज रखने की है डॉक्टर साहब कि आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका का दौरा नहीं कर रहे, पाकिस्तान अमेरिका का दौरा कर रहा है, पाकिस्तान रशिया का दौरा कर रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस ये चीज लेके चलना कि जी आर्मी चीफ उधर जा रहे हैं, इमरान खान इधर जा रहे हैं, कोई इसका किसी किस्म से जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मुमकिन तौर पे पहले आ जाएगा, दिस ऑल जिस पे आप हंस तो सकते हैं, अदरवाइज इससे ज्यादा इसको सीरियसनेस नहीं दी जा सकती। और जहां तक पीडीएम की बात है, ये वही पीडीएम है कि जिसमें मरियम बीबी कल तक कह रही थी कि बिलावल भुट्टो एक सिलेक्टेड वजीर आजम इन वेटिंग है, और वो कह रहे थे कि जी हमारी रगों में तो वो वाला खून ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि अपोजिशन एट ऑल एट द प्रेजेंट टाइम मैटर्स, किसी किस्म के वो मैटर नहीं कर रही, और जो इश्यूज हैं वो बहुत ग्रेटर इश्यूज हैं, और पाकिस्तान बड़ी सीरियसली उस तरफ जा रहा है, और ये एक बड़ा खुशाइन चीज है। और मैं नहीं समझता कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल गेम। आप ले आइए, आप ये क्या ड्रामा करते हैं कि जी पहले पंजाब आएगा, फिर स्पीकर आएगा कौमी असेंबली का, यू आर एग्रीड विद द चीफ एग्जीक्यूटिव, आप ले आइए। वो नहीं ला रहे आप, और आप खुद ये देख रहे हैं कि जनाब सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध में आप क्या करेंगे, अपनी हुकूमत खत्म करेंगे। सो दिस इज ऑल के ये एक तरीके से जो अपने आप को अलाइव वो रखना चाहते हैं। अब 1 तो फरवरी का एंड आ रहा है, जरदारी साहब बीमार हो गए, वो लॉन्ग मार्च देखते हैं कि वो होती है कि नहीं, फिर मार्च वाली लॉन्ग मार्च होती है कि नहीं। अब सारे डिपेंडेंट हैं कि किसी तरह मौलाना साहब कुछ बंदे ले आए तो हमारा वो जो है कि लोगों अच्छा, बहुत ही शार्पली अपोजिंग ओपिनियन है आपकी, बड़ा शार्पली अपोजिंग एनालिसिस है एक ही पॉइंट के ऊपर। मोहसिन बेग साहब को लगता है कि अगले हफ्ते में अदम एहतमाद की शायद तहरीक आ जाएगी, शायद वज़ीर आज़म के खिलाफ आ जाए। अमेरिका और रूस के दौरे जो हैं वो बड़े माना खेज हैं। मोहसिन बेग साहब क्विकली, इससे पहले कि मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ जाऊँ, एक उनका इस पर पर्सपेक्टिव लेने के लिए, जो कुछ वो कह रहे हैं, वो कह रही बहुत ज़्यादा आपने जोड़ दिया है। ये तो सही है कि पाकिस्तान जोड़ा ही नहीं है। मैंने तो, आपने पीडीएम का पूछा, पीडीएम इज डिफरेंट देन इन विजिट्स के साथ तो मैंने पीडीएम को नहीं जोड़ा ना जी। हाँ, आपने पूछा, मैंने कहा जी कल उनकी मीटिंग है, वो कल कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपने ये भी कहा ना कि अभी दौरे वोरे होने वाले हैं, उसके दौरे तो मैंने उस पीडीएम के साथ तो नहीं जोड़े ना। जहां तक दौरों का तल्लक है वो तो आपको मैंने कहा कि बाजवा साहब शायद जो अमेरिका का विजिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके प्रोस्पेक्ट से भी, पाकिस्तान के और पाकिस्तान पॉलिटिकल हालात के ऊपर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो हमें देख नहीं रही कि हमारे अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और जिस तरीके के वाइब्रेंट किस्म की यहाँ पे 4 साल से गड़बड़ शुरू हुई है, उस वजह से ना इन्वेस्टमेंट आई है, ना चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ना कोई और इन्वेस्टर आया, और जो हमारा इन्वेस्टर था वो इन हालात की वजह से यहाँ से भाग रहा है पैसे लेके। तो मैं, वो राजा साहब ने जो भी फरमाया, आई रिस्पेक्ट हिम एंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। मकसद ये है, जो बात मैं कर रहा हूँ वो मैं इंफॉर्मेशन बेस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उस तरह का हवा में एनालिसिस नहीं कर रहा
ये प्रोग्राम आज रिकॉर्ड हुआ है, थोड़े दिनों बाद आप बुला लीजिएगा अगर मैं गलत हुआ तो। मकसद ये है आज 10 फरवरी है, 10 फरवरी है, देख लें, और ज्यादा 2 हफ्ते देख लीजिएगा। ऐलान तो उन्होंने कर दिया, प्राइम मिनिस्टर 23 से 24 को मॉस्को जा रहे हैं। चलो उसको जाने दें, मुझे वो भी पता है कि वो किस वजह से जा रहे हैं और क्या है। गैस की वजह से जा रहे हैं, गैस पाइपलाइन का जो बेसिकली वो तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे कि ये मोहसिन बेग ने गलत कर दिया, तो अब कंपनी का ना नहीं, पाकिस्तान गैस पाइप स्ट्रीम जो है 4 साल डिले की है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस बनना चाहिए कि आपके पास गैस नहीं, 4 साल से ये शख्स डिसीजन नहीं कर सका उस गैस पाइपलाइन का। अच्छा। और अब वो जा रहा है क्योंकि उसको पता कि मेरे लास्ट टाइम है। मकसद ये कि क्रिमिनल एक्ट है कि जब आप पूरी पाकिस्तान में तो गैस ही नहीं हो पा रहा। मैं जो रशियंस हैं दूसरी साइड से, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उसमें खासे पॉइंट्स ऐसे हैं। वो पहले 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे, अब वो 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पीछे हट गए, वो खासा कम हो गया। जैसे जो चाइनीज कंपनीज ने, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप उनसे नहीं मिले। आई फॉलो दिस केस। अच्छा, आपका ख्याल है कि मिलेगी 15%? नहीं जी, कुछ नहीं है, ये मॉडल ही डिफरेंट है। ये तो मॉडल ये था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी थी, 25 ईयर्स उन्होंने चलाना था, जो भी इनकम आनी थी वो उनकी थी। फिर गवर्नमेंट ने कहा जी, असद उमर साहब जो चैंपियन है, उन्होंने कहा जी हम पैसे लगाएंगे। 74% वर्सेस 24%, 74%। सर मैं आपको बता रहा हूं कि शुरू में ये था कि कोई परसेंटेज नहीं थी, फिर उन्होंने कहा हम बनाएंगे। अच्छा, नहीं, बॉटम लाइन वो लोगों को समझ नहीं आएगा ना, अभी इतनी डिटेल में चले गए। बॉटम लाइन है कि गैस का एक है मायदा, उस पर जरूर होना है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ आती है आर्मी चीफ के वाशिंगटन जाने की, प्राइम मिनिस्टर के मॉस्को जाने की, कि गिवन द फैक्ट कि अभी आपका प्राइम मिनिस्टर और डेलीगेशन चीन गए 4 दिन के, उसके बाद रूस जा रहे हैं, अमेरिका को कॉन्फिडेंस में रखना, ब्रीफ करना, अपडेट करना कि हमारी इंटेंशंस क्या है, हम क्या कर रहे हैं। बिकॉज अमेरिका ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट इशू की जब चीन जा रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमें पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पे कोई खदशा या खतरा नहीं है। अब ये जरूरी है कि उनको ब्रीफ किया जाए और उनको बताया जाए। आइन के तहत ये काम आर्मी चीफ का है या फॉरेन मिनिस्टर? हमेशा से रिलेशनशिप रहे ना, पेंटागन। फिर क्या आइन और इतना हमें एक्सप्लेन कर रहे थे राजा साहब और सारे। अच्छा चले, कानूनी तौर पे तो फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए। और आज जो डिप्लोमेसी जिस जगह हम खड़े हैं, ये 4 साल में जहां हमें लाके खड़ा किया इस गवर्नमेंट ने, ये आपने कभी सुना था वो फ्रेंड आपके जो आपसे नाराज हो गए, सऊदी अरब, चाइना, यूएई, जिन्होंने फंड भी किया? नाराज है क्या? नाराज नहीं है तो फिर आप बता दीजिए। आरिफ अहमद बड़ी साहब, आपने खासा सुन लिया है भाई तहम्मुल से, आपका क्या इस पे रद्द-ए-अमल है? देखें, गुजारिश ये है, पीडीएम जब 11 जमातों पे थी, जब इस्तीफे भी आधे घंटे पे देने के लिए तैयार थी, धरने देने के भी, उस वक्त भी हाँ का बाल नहीं बिंगा कर सकी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं तारीख बता रहा हूं। और जहां तक अपोजिशन के दावे हैं, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों हुकूमत भेजने के दावे हो चुके हैं। हाँ, आज ये एक कड़वा सच है, अपोजिशन मजबूत नहीं हुई, हुकूमत कुछ कमजोर जरूर हुई है। उसका इसमें अपोजिशन का कोई क्रेडिट नहीं है। पिछले दिनों में एक फैसला हुआ, आर्मी चीफ ने एक फैसला किया, उस पर पीएम ने डिले किया, उसकी वजह से खदशात पैदा हुए। दूसरी बात, अपोजिशन जब जाके वो पांव पकड़ रही है, उन्हें एक जवाब मिला है। मैं रिपोर्टर हूं ना, छोटा सा, मैं ये नहीं कह रहा किससे मिला किससे नहीं मिला, मैं कोई बड़ा कोई साइंसदान तो हूं नहीं। उन्होंने कहा पहले आप अपने में तो यूनिटी लेकर आए, अब मुझे बताएं, काफ लीग के स्पीकर पंजाब असेंबली, उनके पास 2 वजीर, 2 फेडरल मिनिस्टर, ये इनको देने के लिए है क्या? एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की जानी दुश्मनी आजकल, वो उनको क्या देंगे? क्या अगला सेटअप लाएंगे क्या? खाक को तो भेज, जो अवाम असल लाई है, ये नहीं भेज सकते बेचारे। ये तो सिर्फ खुदा की कसम मिन्नते करके, आज भी जो 20 डेट पड़ी है मिन्नते करके पड़ी है फर्द जुर्म की। वो हकायक कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत के लिए सब अच्छा है, हुकूमत के लिए खतरा। और इमरान खान अपनी हुकूमत के खुद दुश्मन है। जितने वार उन्होंने अपनी हुकूमत पे किए हैं, किसी ने भी आज तक नहीं किए। लेकिन अगर आप कोई कहे कि फौरी तौर पे हुकूमत जा रही है, मुझे ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। लेकिन अपोजिशन, अब मौलाना फजलुर रहमान ने तो बिलावल भुट्टो को नोटिस दिया था, पार्टी से निकाल दिया था, उसने फाड़ दिया था। अब मुझे बताएं कौन सी कुर्बत की वजह है? एमक्यूएम काफ लीग के पास क्या लेने आई? चले, एमक्यूएम काफ लीग का लाहौर में, पंजाब में वोट होगा, कराची में उसका क्या रोल है? मुझे सिर्फ ये बता दे। लिहाजा इमरान खान साहब ने एक फैसला करना है अप्रैल या मई में, ये सारा डिपेंड उस पर कर रहा है। अगर इमरान खान साहब उसको अच्छे तरीके से टैकल कर गए, मेरी इतला है इमरान साहब की आज या कल मुलाकात हो रही है आपके शहर के इर्द गिर्द कहीं, उसमें काफ़ी मामला हुए हैं। अगर वो अपनी जिद पे अड़े रहे
तो फिर अपोजिशन नहीं गिरा सकती, क्योंकि ये सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए फिर भी नंबर गेम पूरे नहीं होंगे। इन्हें इत्तेहादी जमातें चाहिए और पीटीआई के नाराज अरकान चाहिए। ये जहांगीर तरीन, जिसको ये डाकू चोर कह रहे थे, 4 दफा अहम तरीन शख्सियत ने फोन किया, जहांगीर तरीन ने उनका फोन नहीं सुना। ये इनके हालात है। ये बेचारे बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने बिल्कुल ही हाथ कर दिया तो उन्होंने इनको ये कहा कि भाई आप आपस में यूनिटी लाए। पीपल्स पार्टी आपको गाली दे रही है, आप नून लीग को दे रहे हैं। जरदारी कह रहा है कि मुझे अगला मौका दो, नून लीग कह रही है मुझे अगला मौका दो, तो हम तुम में से दे क्या? तो जरा रोके, नहीं है, लेकिन 15 मार्च तक 15 मार्च तक कोई बड़ी डेवलपमेंट की कोशिश हो सकती है। हाँ, एक माहौल बिल्डअप हो रहा है हमेशा की तरह। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी है, उसमें कुछ फैसले होने हैं। खान साहब बच कर जाते हैं, वो फैसला कर देते हैं, दूसरी साइड को फैसला मिल जाता है, तो ये सारी उम्मीदें हैं और बैसाखियां हैं वो दोबारा से खत्म हो जाएंगी। देखिए, अगर खान साहब जो है वो स्टैंड ले ले, पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं, इफ एंड बट्स पे सिंथेटिक लग रहा है ना सब। सुनते लीजिए, अब भट्टी साहब ने खुद ही अपनी बात को निगेट भी किया है कि जी कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि अब हालात डिफरेंट हैं, हालात बदल गए। भट्टी साहब, क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक। अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं, मैंने अपनी बात को अपनी बात से मुनरफ नहीं हुआ, ना मैं कभी बात से हिला हूं, अल्लाह के करम से। मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है, मिन्नते तरले कर रही है, अगला इलेक्शन सोच रही है, इस इलेक्शन का तो इशू ही नहीं है। वो जो बात पे मैं कायम हूं, जिनके पास जाके मिन्नते कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब अपने दफ्तर में बैठ के नामुनासिब गुफ्तगू करेंगे और किसी के पास चली जाएगी, अभी भी इमरान का मुकम्मल तबाही नहीं हुई, उसको डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अपोजिशन को एनर्जी जरूर मिली है, लेकिन 100% नहीं मिली। वरना मुझे बताया ना, शाहिद खान बासी कहते हैं 22 अरकान असेंबली है पीटीआई के, ये भी बात मान ली। आज किसी और बड़े लीडर ने कहा 5 वजीर इनके साथ है, तो 22-23 बंदे ले आओ, तुम्हें क्या जरूरत है? पिछले ना मर्दे फौजा का हार दिया होंदिया, अपने को ताड़े नंबर गेम नहीं है भाई। 22 आपके पास पीटीआई के हैं, 5 वजीर है, इंतजार तो करो भट्टी साहब, ले आएंगे, तुसी इंतजार तो करो। तुसी इतनी जल्दी से क्यों? बहुत ही इंटरेस्टिंग इस तरह के ऊपर बहुत ही दिलचस्प सवाल है, ये मुअम्मा है। बड़ी साहब, बिल्कुल आपके पास फिर आऊंगा, एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक के बाद इस इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आखिरी पार्ट है प्रोग्राम का और मैं सबसे पहले राजा आमिर साहब की तरफ चलता हूँ। मुझे सुन रहे हैं राजा साहब, अगर हुकूमत बिलफर्ज, हम कहते हैं हाइपोथेटिकली, एक अदम एहतमाद की तहरीक आती है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ कामयाब हो जाती है और उनको हटना पड़ता है, तो हुकूमत बनाने का क्या तरीका होगा अगला? देखिए, जब इनको अपोजिशन मुश्तरका तौर पे अगर कोई ऐसी लेके आती हैं और उसमें फिर उनके नंबर्स ज्यादा हैं, तो फिर जो स्पीकर होंगे वो उनसे कहेंगे कि जी आप अपनी फोर्स शो करें, आप अपना लीडर ऑफ द हाउस लेके आइए और आप शो करें कि आपके नंबर ज्यादा हैं। और फिर अगर वो मुश्तरका तौर पे जॉइंटली किसी एक लीडर को ले आते हैं तो वो हुकूमत बनाएंगे और ये एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन होगी जिसमें फिर भी इमरान खान की विन विन होगी, क्योंकि अगर वो इस इलेक्शन के लास्ट ईयर में उन्हें अपोजिशन दे दी जाती है और इन्हें हुकूमत दे दी जाती है कि जो कि एक चूचू का मुरब्बा है, तो ये कभी भी अपोजिशन ये नहीं चाहेगी और कभी भी अभी अपोजिशन सिर्फ ये चाहती है कि क्योंकि अगला इलेक्शन आ रहा है। भट्टी साहब, बिल फर्ज अगर हुकूमत फॉल कर जाती है अगले हफ्ते, अभी हमें नहीं पता क्या होता है, तो ऑपोजिशन के पास जो कंबाइंड ऑपोजिशन है कितने दिन होंगे कि अपना एक कैंडिडेट ला सकें प्राइम मिनिस्टरियल और उसको फिर उन्होंने वोट देना होगा? देखिए, 7 दिन के लिए तो प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट लेंगे। अगर उसमें जब अदम एतमाद लाते हैं तो फिर अपोजिशन को 173 नंबर पूरे करने होंगे। अगर वो नंबर पूरे करते हैं तो फिर स्पीकर अपोजिशन को दावत देंगे कि आप हुकूमत बनाएं। मैं आपको कह रहा हूं, अपोजिशन इस नुक्ते पर आज इस वक्त तक डॉक्टर मोहित साहब के प्रोग्राम के 8:47 में किसी नुक्ते पे नहीं पहुंची कि कौन वजीर आज़म पंजाब का होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होगा, कौन स्पीकर होगा, कौन वजारत होगा। भी इब्तदाई लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए जिनके पास ये मदद के लिए गए थे उन्होंने कहा था यूनिटी दिखाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत बच रही है, इमरान खान खतरे में है और उसकी वजह खुद इमरान खान है। इमरान खान है क्योंकि इन्होंने कुछ डिलीवर किया नहीं, जो वादे किए थे पूरे नहीं किए।
अपोजिशन को 3.5 साल आपने अंदर किया लेकिन बरामदगी नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब मुश्किल में है, लेकिन हुकूमत जाना अभी ठहरा नहीं है, फैसला अगले हफ्ते होगा। अच्छा, नहीं, लेकिन कितने दिन होंगे? मेरा सवाल यह था कि बिलफर्ज इमरान खान मुस्ताफी हो जाते हैं, इमरान खान वोट नहीं ले सकते, तो ऑपोजिशन के पास कितने दिन होंगे कि अपने प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी को सामने लाके उसको जिता सकें, बिठा सकें? कितने दिन होंगे? इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मेरा ख्याल है ये कोई ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं होता, 10 से 15 दिन है मैक्सिमम, लेकिन आई एम नॉट श्योर। लेकिन उसमें इनको लाना होगा, उसके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। आपको अंदाजा है इमरान खान साहब के अगले हफ्ते की मुलाकात? मुझे भी नॉलेज नहीं है कि वो स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो अपोजिशन। जी, राजा आमिर साहब, कितने दिन देते हैं स्पीकर इन केस प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफी हो जाते हैं? बिलफर्ज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो स्पीकर कितना टाइम दे सकेंगे ऑपोजिशन को कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लाएं और उसको जिता सके? देखिए, इसमें 173 का नंबर है, उन्हें 7 या 8 दिन दिए जाते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ शो करे। अगर वो 7 या 8 दिनों में 173 नहीं ला सकते तो फिर दूसरा एक काउंट शुरू होता है, और दूसरे काउंट में आपने ये शो करना होता है कि आप सिंपल मेजॉरिटी ही दिखा दीजिए कि जो हाउस में प्रेजेंट लोग हैं उसमें मेजॉरिटी शो करने की बात होती है। तो ये कोई प्रोसेस इतना आसान काम नहीं कि आप 1 सेकंड में लाके अपनी मेजॉरिटी, और इन केस अगर उनका फेलियर होता है और मुकाबले में ये अपना कैंडिडेट दोबारा से खड़ा कर देते हैं और ये अगर सिंपल मेजॉरिटी ले जाते हैं तो फिर दोबारा से भी ये हुकूमत में आ सकते हैं। तो देखिए, एक चीज डॉक्टर साहब ज़हन में रखिए कि हुकूमत और स्टेट ये कोई इस तरह का नहीं है कि हुकूमत की वजह से कोई स्टेट नुकसान बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान की जो स्टेट है वो इस वक्त कथन इस किस्म की सिचुएशन में नहीं है जो इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे हैं कि आप कोई एक तरह का अपने पार्लियामेंट में मिजाज बना दे कि ना अपोजिशन जुड़ सकती है ना कोई इधर नंबर सही है। तो दिस सिस्टम हैज टू कंटिन्यू। अपोजिशन भी जानती है, हुकूमत भी जानती है और मुक़्तदर हल्के भी जानते हैं। बाकी ये तमाम की तमाम चीजें कंजम्पशन के लिए है, अपनी अपनी छोटी छोटी सियासी जमातों के जो ऑप्टिक्स उसके लिए है। अदरवाइज एक और डॉक्टर साहब बात ज़हन में रखिए कि हालिया जब बलूचिस्तान में हमला होता है, आपको कितनी इतनी बस रुके सर, रुके, मेरे पास सिर्फ 90 सेकंड है। मेरे मोहसिन बेग साहब, मुझे भी जो समझ आती है, मेरी सिक्स सेंस है, मुझे इतना नहीं क्लियर जितना आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टेट अफोर्ड नहीं करती इतना बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल पार्लियामेंट के अंदर, जबकि उसकी एक जियो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन वो कर रही है मुख्तलिफ चीज़ों पे। एक तरफ से IMF के साथ, एक तरफ से चीन के साथ, एक तरफ अमेरिका के साथ, रशिया के साथ भी ओपनिंग करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े स्ट्रेंड है। तो एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस है उसके दरमियान में। बिल्कुल कोई डेलिकेट नहीं है। अच्छा, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए ये पहले तो एक बंदा लाना पड़ेगा ना कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ होगा, कौन होगा? सुन तो लें, इस वक्त जो डिबेट मुख्तलिफ जगह पे चल रही है जहाँ पे डिसीजन होना बाकी है कि आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर ये लाते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो राइट अवे केयर टेकर बिठा के इलेक्शन में जाया जाए और एक फ्रेश मैंडेट लेके आया जाए, और फिर जो भी मैंडेट जिसके पास हो वो एक फ्रेश गवर्नमेंट बनाए। दूसरा सिनेरियो ये है कि केयर टेकर सुन ले बनाए जिसमें बिजनेस कम्युनिटी को लाएं, जो टॉप नॉच बिजनेसमैन है, 4 लोगों का सुन रहा हूं मैं, उनको केयर टेकर को लंबा किया जाए और सबको टाइम दिया जाए। फ्रेश बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट आपने सुनी नाजरीन। हम इस डिबेट को कल भी जारी रखेंगे एक डिफरेंट पैनल के साथ। आज आपने देखा, फैसला आपका है, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।